इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। क्या मिडिल ईस्ट में एक और लड़ाई छिड़ने वाली है क्या? क्या अमेरिका ईरान पर बम बरसाने वाला है? और अगर लड़ाई छिड़ी तो क्या यह वर्ल्ड वॉर 3 में बदल सकती है? नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही ये दावा कर रहे थे कि वो रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है वो, इजराइल और गाजा के आतंकियों के बीच जो लड़ाई चल रही है वो, उन सभी को वो बंद करवा देंगे। उन्होंने कभी यूक्रेन को फटकार लगाई, कभी रूस पर पाबंदी लगाने, सैंक्शंस लगाने की धमकी दी, कभी गाजा पर कब्जा कर उसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदलने की बात कर दी। लेकिन अब तक दोनों में से कोई भी लड़ाई रुकी नहीं, दोनों ही जारी है। और हद देखिए कि खुद ट्रंप अब एक नई लड़ाई छेड़ने की बात कर रहे हैं, एक ऐसी जंग जो पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बम बरसाने की धमकी दी है, तो ईरान ने भी अमेरिका को सीधी चेतावनी दे डाली है। अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े मुस्तैद कर दिए हैं, तो ईरान ने भी अपनी मिसाइलें तैनात कर दी हैं। सवाल उठता है कि क्या ये अमेरिका की ईरान को दी गई एक छोटी मोटी धमकी है या फिर डोनाल्ड ट्रंप इस धमकी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। इस घमासान की शुरुआत हुई है 30 मार्च को, जब एक न्यूज चैनल को डोनाल्ड ट्रंप ने एक टेलीफोनिक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका के न्यूक्लियर प्रोग्राम का अगर हिस्सा नहीं बनता है तो उसके ऊपर बम बरसाए जाएंगे। अब ट्रंप का यह बयान जाहिर है आग लगाने वाला था, तो आग की तरह ये पूरी दुनिया में फैल गया। ट्रंप के इस बयान पर दुनिया के रिएक्शन के बारे में बताऊंगा, किसने क्या कहा ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले आपको बताता हूं कि ईरान पर हमले की धमकी ट्रंप ने ऐसे ही नहीं दी। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को लेकर सवाल तो बहुत उठाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका ने ईरान से बढ़ती तनातनी को लेकर अपने दूसरे एयरक्राफ्ट करियर को भी मिडिल ईस्ट रवाना कर दिया है और इस एयरक्राफ्ट करियर स्ट्राइक ग्रुप का नाम है यूएसएस कार्ल विंसन। यूएसएनआई में पब्लिश ये मैप बता रहा है कि 31 मार्च को अमेरिका के 10 एयरक्राफ्ट करियर बैटल ग्रुप और एम्फीबियस रेडी ग्रुप्स कहां डिप्लॉयड थे। इसमें देखिए, यहां है विंसन सीएसजी। 24 मार्च को कार्ल विंसन प्रशांत महासागर के गुआम आइलैंड के नेवल बेस पर पहुंचा था। यह आइलैंड अमेरिका के कंट्रोल में है, लेकिन वहां पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद कार्ल विंसन को मिडिल ईस्ट जाने का ऑर्डर दे दिया गया, जबकि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नेवी का एक स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन पहले से तैनात है और वही यमन में हूतीज के ठिकानों पर हमले कर रहा है। अब जरा अमेरिकी नेवी स्ट्राइक ग्रुप का फॉर्मेशन भी समझ लीजिए। आमतौर पर एक स्ट्राइक ग्रुप में एक एयरक्राफ्ट करियर, एक क्रूजर शिप, 4 से 6 डिस्ट्रॉयर, एक अटैक सबमरीन और एक रिप्लेसमेंट शिप रहते हैं। इसके अलावा करीब 75 एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जिनमें से 44 स्ट्राइक फाइटर्स होते हैं। इनके अलावा 7,500 सेलर्स और मरीन कमांडोज भी होते हैं और अमेरिका ने अपने 2 स्ट्राइक ग्रुप्स इस रीजन में भेज दिए हैं। इतना ही नहीं, हिंद महासागर में अमेरिकी ब्रिटिश मिलिट्री बेस डियागो गार्सिया पर भी हलचल तेज हो गई है। अमेरिका ने अब B2 स्टेल्थ बॉम्बर इस आइलैंड पर मौजूद अपने बेस पर तैनात कर दिए हैं। प्लेनेट लैब की सैटेलाइट इमेज को देखिए। 29 मार्च की तस्वीर में यहां B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स दिखाई दे रहे हैं। 29 मार्च को ली गई सैटेलाइट इमेज में 4 B2 बॉम्बर नजर आ रहे हैं, लेकिन 2 अप्रैल की तस्वीर में इनकी संख्या 6 हो चुकी है। इनके अलावा 6 KC-135 टैंकर भी यहां नजर आ रहे हैं। B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स बेहद खतरनाक जहाजों में शुमार किया जाता है। ये बॉम्बर 40,000 LBS यानी 18,000 किलो से ज्यादा वजन का पेलोड लेकर बिना रिफ्यूलिंग के 6,000 नॉटिकल माइल की दूरी तय कर सकता है। रिफ्यूल करने पर इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर की हो जाती है और डियागो गार्सिया से ईरान की दूरी करीब करीब 4,000 किलोमीटर की है और तेहरान 5,265 किलोमीटर दूर। तो अमेरिका का यह बॉम्बर ऑपरेशन ईरान में कारगर साबित हो सकता है। लेकिन जंग की तैयारी केवल अमेरिका ने ही शुरू नहीं कर दी है। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान भी अग्रेसिव हो गया। उसने भी अपनी मिसाइलें और जंगी जहाजों की तैनाती जो है वो शुरू कर दी है। ईरान भी अमेरिका को उसी अंदाज में धमका रहा है।
ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने भी जबरदस्त तेवर दिखाए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमैनी ने अमेरिका और इजराइल को हमले के अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। ईरान ने अमेरिका के न्यूक्लियर प्रोग्राम में शामिल होने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। इसके साथ ही उसने डियागो गार्सिया के अमेरिकी बेस को भी निशाना बनाने की धमकी दी है। ईरान ने इस बात के लिए भी अमेरिका को चेताया है कि अभी तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा, लेकिन अगर उसे निशाना बनाया गया तो न्यूक्लियर हथियार बनाने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। दावा किया जा रहा है कि हमले की आशंका को देखते हुए ईरान ने अपने एयर स्पेस भी बंद कर दिए हैं। वो अपने अंडरग्राउंड बेसिस में तैयार मिसाइल्स के वीडियो जारी कर अमेरिका को यह बता रहा है कि वो हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने ठने हुए हैं, लेकिन दोनों के बीच शुरू हुए तनाव से गुटबंदी तेज हो गई है। कोई अमेरिका के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है तो कोई ईरान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ा जो झटका है वो अमेरिका को लगता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के खिलाफ किसी भी एक्शन में इजराइल हमेशा अमेरिका के साथ खड़ा होगा, लेकिन ट्रंप का यह बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की आलोचना की वजह बन गया है। असल में सभी गल्फ कंट्रीज ने ईरान पर हमले के लिए अपने देश के बेसिस के इस्तेमाल से अमेरिका को सीधे सीधे मना कर दिया है, और अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपना अच्छा खासा बेस बनाया हुआ है। जरा इस ग्राफिकल मैप को देखिए, ये बता रहा है कि मिडिल ईस्ट में कहां कहां अमेरिका के सैनिक हैं, कहां एयरबेस है और कहां नेवल बेस है। तुर्की में 3 जगह अमेरिकी एयरफोर्स के बेस हैं, यहां 1800 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक भी तैनात हैं। सीरिया में 900 अमेरिकी सैनिक हैं, इराक में 2500, जॉर्डन में 2900 के करीब और सऊदी अरब में 2700। कुवैत में सबसे ज्यादा है 13500, बहरीन में 9000, कतर में 8000 और यूएई में 3500 के करीब। कतर और बहरीन में अमेरिका के नेवल और एयर बेसिस भी हैं। लेकिन ईरान से जंग के हालात में इन देशों ने अपनी जमीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। यानी अगर अमेरिका को ईरान पर हमला करना है तो उसे कोई और बेस तलाश करना पड़ेगा। वहीं रूस ने भी ट्रंप की इस धमकी की निंदा की है। मॉस्को ने बयान जारी कर इन हमलों के विनाशकारी परिणामों की चेतावनी भी दी है। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है तो ये एक बड़ी लड़ाई में बदल सकती है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई ईरान जो है वो न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, या बस इराक की तरह WMD की बात हो रही है सिर्फ। सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका की ही हाल में आई एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये बताती है कि ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा, और अगर ऐसा है तो फिर अमेरिका ईरान पर हमले की बात क्यों कर रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर ये जो है ये 25 मार्च की है, यानी कुछ दिन पहले की। ये खबर बता रही है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा है। There's no evidence that Iran has any nuclear weapons. They are a nuclear threshold state, which means that they have the potential, should they choose to assemble a nuclear weapon, and they can do so within weeks, or within a month, or within weeks probably. So, but they're not the only nuclear threshold state in the world. There's others that have the same capability, but the U.S. isn't threatening any of those countries. ऐसी ही एक रिपोर्ट पिछले साल अक्टूबर में भी सामने आई थी। तब CIA के डायरेक्टर ने बताया था कि ईरान के न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश के कोई सबूत नहीं मिले। पिछले साल की रिपोर्ट छोड़ भी दें तो ये तो पिछले महीने इंटेलिजेंस रिपोर्ट है ट्रंप गवर्नमेंट की। फिर ट्रंप ने ईरान को हमले की धमकी क्यों दी? पैट्रिक हेनिंगसन अमेरिकी जर्नलिस्ट हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। उनका दावा है कि ट्रंप ने ईरान को यह धमकी इजराइल के इशारों पर दी है। Why is this? Because, well, Israel wants the U.S. to make Iran negotiate not only its civilian nuclear power industry, but also their missile program. Okay, that's the back end of this that nobody's talking about. प्रोफेसर जेफरी डी सैच एक वर्ल्ड फेम इकोनॉमिस्ट हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डायरेक्टर हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। वो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को लेकर अक्सर सवाल उठाते रहते हैं। उन्होंने एक तरह से अमेरिका और ट्रंप को इजराइल और नेतन्याहू की कठपुतली करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप का यह बयान नेतन्याहू की 30 साल पुरानी योजना का हिस्सा है। Netanyahu is a terrible force in this world. And his government is shockingly destructive and the progenitor of massive war crimes. And Netanyahu has had in his head for 30 years an attack on Iran and a regime change through war with Iran. This continues until today. The United States gave up its sovereignty when it comes to Middle East policy to
the Israeli government a long time ago. हालांकि इसमें एक बात और है कि ईरान ने न्यूक्लियर हथियारों को लेकर अमेरिका से तो सीधे बात करने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसने ओमान के जरिए बातचीत करने का रास्ता खुला हुआ रखा था। अब ट्रंप भी ईरान के इस ऑफर पर सहमत नजर आ रहा है, तो हो सकता है कि दोनों देश इस विवाद को बातचीत के जरिए समाधान के दरवाजे पर ले आए और ये लड़ाई न हो। इस पूरे विवाद में जो मुझे लगता है कि दो बातें स्पष्ट रूप से सामने आ रही। पहली बात यह कि ईरान फिलहाल परमाणु हथियार नहीं बना रहा है, और दूसरा, ईरान से अमेरिका को सीधे तौर पर कोई खतरा नहीं। असल में ये पूरा विवाद मिडिल ईस्ट में शक्ति प्रदर्शन को लेकर है, जिसका सेंटर इजराइल है। इजराइल को ईरान से खतरा है। ईरान ने कई बार उसे खुली चुनौती भी दी है, कई बार उसके ऊपर मिसाइलें भी दागी हैं, और ये जता दिया है कि भाई मौका पड़ने पर वो हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। इसलिए इजराइल चाहता है कि ना केवल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बल्कि उसके मिसाइल प्रोग्राम पर भी चोट पहुंचाई जाए, ताकि उस पर मंडराने वाला खतरा खत्म हो जाए या कम हो जाए, और इसीलिए वो अमेरिका के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,